औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तक हम विटामिन के की विटामिन सोर्सेज, एमजीपी प्रोटीन्स और इसकी विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज की कार्बोक्सिलेशन जो है वो हमने स्टडी की है। अब हम जो इसका प्रिंसिपल रोल है, प्रिंसिपल फंक्शन एंड इट्स डिजीजेस ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी और इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से जो भी डिजीजेस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। के स्टैंड फॉर कोगुलेशन, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये ओनली जो विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल है और एक्ट एज ए कोएंजाइम, और दूसरा इसकी जो यूनिक रिकॉग्निशन जो इसका पॉइंट है वो ये है कि के स्टैंड फॉर कोगुलेशन इन जर्मनी, जर्मन लैंग्वेज। तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि जो बाकी विटामिन्स के जो नेम है या जो क्लासिफिकेशन है विटामिन ए बी सी, इन सब का किसी किस्म का कोई लॉजिक नहीं है इस नाम में, जबकि विटामिन के का जो है इन अ ओल्ड क्लासिफिकेशन इसको कोगुलेशन, इसकी डिस्कवरी ही कोगुलेशन की वजह से हुई, वो भी देख लेते हैं। तो इस वजह से जो है इसको विटामिन के जो है वो सी के बाद फौरन जंप इन हुआ के ऊपर। एनीवेज इसके जो बायोकेमिस्ट्री के जो नाम है वो आप देख ही चुके हैं, फाइलोक्विनोन और मीडा क्यूनोन वगैरह, हम बायोकेमिस्ट्री में उस बेस के ऊपर इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, कोआगुलेशन में इसका रोल हमने प्रीवियसली भी अभी पिछले लेक्चर में जैसे डिस्क्राइब किया कि एमजीपी प्रोटीन कंटेनिंग जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं 2, 7, 9, 10, इनमें जो ग्लूटामिक एसिड है उसके ऊपर फर्दर थ्रू द प्रोसेस ऑफ कार्बोक्सिलेशन जो है एक फर्दर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड कर दिया जाता है। गैमा कार्बन के ऊपर जब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो उसकी कैल्शियम के साथ एफिनिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो कैल्शियम को चिलेट कर देता है, ये कैल्शियम के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इस सारे प्रोसेस का कोआगुलेशन के साथ क्या लिंक है? ये बेटा आपकी थर्ड ईयर की बुक है रॉबिन्स, फोर्थ ईयर थर्ड ईयर की, तो उसमें ये बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन है कोआगुलेशन की, तो वहीं से ये दोनों पिक्चर्स ली हैं। अब बेसिकली होता क्या है, सिंपल आप देखें कि ये एंडोथीलियम है, जब ये इंजर्ड होगी तो हमारे जो प्लेटलेट्स हैं उनका रोल है प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग बनाना, या ये बेसिकली ईंटें होती हैं। ये एंडोथीलियम यहाँ इंजर हुई, इसको रिपेयर करेगा या इसको स्टॉप करेगा, इस ब्लीडिंग को, इस इंजरी को रिकवर करेगा प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। ठीक है, प्लेटलेट्स यहाँ मूव ऑन होते हैं, यहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो थ्रू डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स और कीमोकाइंस जिसमें आप पढ़ चुके हैं, इकोसोनाइड्स वगैरह, थ्रोम्बोक्सिन वगैरह और वॉल्वुलन फैक्टर, ये सारा आप कोगुलेशन में पढ़ेंगे। सिंपली अभी हम जो देखते हैं कि प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग बनता है, प्लेटलेट यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें प्लेटलेट में दो चेंजेस आती हैं, एक तो प्लेटलेट की शेप चेंज होती है, डिस्कॉइड शेप हो जाती है, और सेकंड जो है ये इकोसोनाइड स्क्रीट करना शुरू कर देते हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 वगैरह स्क्रीट कर देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्दर प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाते हैं। कोगुलेशन के दो विंग्स हैं, प्राइमरी हीमोस्टेसिस एंड सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। ये अभी हुई है प्राइमरी हीमोस्टेसिस। यहाँ जो है सिंपल ईंटें इकट्ठी रखी गई हैं, इसमें किसी किस्म की सिमिटिंग नहीं हुई। जब भी कोई भी प्रेशर इन प्लेटलेट्स के ऊपर आएगा या इन ईंटों के ऊपर, आप सपोज आपने ईंटें कोई दीवार का होल फिलअप करना है, उधर सिंपल अभी ईंटें रखी हैं ऊपर नीचे करके, तो उन ईंटों को जब भी आप थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो वो गिर जाएंगे। तो अनटिल अनलेस इनमें सिमिटिंग नहीं होगी, ठीक है, अनटिल अनलेस इनमें सिमिटिंग नहीं होगी तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस नहीं होती। सिमिटिंग कौन करता है? आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स करते हैं, वो थ्रोम्बिन बनाते हैं। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन जो है एक पूरा कैस्केड है क्लॉटिंग फैक्टर्स का, जिसमें दो विंग्स हैं, एक्सट्रिंसिक विंग है, इंट्रिंसिक पैथवेज है। तो इसमें ये बेसिकली सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन के का। क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा और वो वहां जाके जो है थ्रोम्बिन क्लॉट बनाएगा, इनकी सिमिटिंग करेगा। अब इसी एक प्रोसेस को, इसी प्लेटलेट की एक मेम्ब्रेन को यहां फर्दर
जो है मैग्नीफाई किया गया है कि प्लेटलेट सरफेस के ऊपर, अभी जैसे मैंने बताया कि प्लेटलेट में दो चेंजेस होंगे, एक तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, शेप चेंज होने का दो फायदे हैं, एक ऊपर नीचे इनकी जो है वो प्लग बनेगा, सेकंड जो है ये अपनी फास्फोलिपिड सरफेस वो एक्सपोज कर देंगे। फास्फोलिपिड सरफेस वो बेसिकली सारा एक ग्राउंड है जिसके ऊपर क्लॉटिंग फैक्टर्स अपनी कन्वर्जन करते हैं और एक्टिवेट करते हैं और थ्रोम्बिन क्लॉट बनाते हैं। ये जो ब्लू वाला है ये फास्फोलिपिड सरफेस है। फास्फोलिपिड सरफेस जो है उसके साथ एंकरिंग करेगा इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की। सपोज ये क्लॉटिंग फैक्टर 9 की 10 में की एक्टिवेशन और एक्टिवेटेड 10 जो है उसका यहाँ एक फिनोमिना दिखाया गया है। ये जो ये येलो येलो आप देख रहे हैं ये कैल्शियम आइंस है। कैल्शियम आइन बेसिकली क्या करते हैं, एंकर करते हैं, इस सारे प्रोसेस को यहां जोड़ते हैं। जो एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी ये डोमेन जो है एमजीपी डोमेन जो है वहां एक्स्ट्रा जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा तो वो इजीली इन कैल्शियम के साथ इंटरेक्ट करेगी। कैल्शियम के साथ इंटरेक्ट करेगी तो यहाँ बाइंडिंग हो जाएगी, फॉस्फोलिपिड के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी, सिमिटिंग हो जाएगी। और बेसिकली जो एंटीकोगुलेंट है हमारे ईडीटीए वगैरह, जो जब आप सीबीसी का सैंपल देने चाहते हैं वो बेसिकली इसी प्रोसेस को हिट करते हैं और कैल्शियम को चिलेट कर देते हैं। कैल्शियम यहाँ नहीं होती जिसकी वजह से सिमिटिंग नहीं होती और ब्लड क्लॉट नहीं होता। ठीक है, सिंपल ये सारा हमने प्रोसेस देखा है कैल्शियम का, कैल्शियम के रोल का, कोआगुलेशन का और विटामिन के का विद द कैल्शियम इंटरेक्शन जो है। अब इसकी जो हार्पर में जो ओपनिंग आपका क्या कहते हैं पैराग्राफ है वो स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है कि अमेरिका वगैरह में कोई ख़ास रीजन था तो वहाँ जब उनके हार्ट्स वगैरह कोई ख़ास उस एरिया में जड़ी बूटी होती थी जिसको और उसमें डाइक्यूमरॉल, ठीक है, डाइक्यूमरॉल स्वीट क्लावर बेसिकली वहाँ, जैसे ये हमारे इधर क्या कहते हैं सून वैली में तारामीरा के फूल होते हैं या सरसों के फूल होते हैं, वहाँ जब उनके ये घोड़े ये चीज़ खाते थे तो उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। तो उन्होंने देखा कि इसमें ऐसा क्या है स्वीट क्लावर में, तो उन्हें आइडिया हुआ कि इसमें डाइक्यूमरॉल है। ठीक है, जब केमिकली उसका स्ट्रक्चर देखा गया तो उसमें डाइक्यूमरॉल एक ऐसा केमिकल निकला जिसकी वजह से जो वो घोड़े जो ये घास वगैरह खाते थे उनको ब्लीडिंग हो जाती थी। तो डाइक्यूमरॉल का सिंथेटिक जो फॉर्म बनी हुई है या उससे बनाया हुआ जो जिसमें बहुत कॉमन चीज़ है वो वारफरीन है। तो डाइक्यूमरॉल कहाँ जाके इस सारे प्रोसेस को हॉल्ट करती है जिसकी वजह से कोगुलेशन नहीं होती और एंटी कोगुलेशन का प्रोसेस ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ये वारफरीन है बेटा, मेरीवान के नाम से भी आती है। डिफरेंट गोलियों स्पेशली पिंक और ब्लू कलर की टैबलेट फॉर्मुलेशन जो है एफआईसी वगैरह में भी ये मिलती हैं। तो हमने ये विटामिन के साइकिल देखा। विटामिन के साइकिल में यहाँ हमने दो पैथवे देखे थे, विटामिन के क्यूनोन रिडक्टेज। ये जो बेसिकली क्यूनोन रिडक्टेज है और इपॉक्साइड रिडक्टेज है इसको वारफरीन ब्लॉक कर देता है। वारफरीन इन एंजाइम्स को कॉम्पिटिटिव इनहिबिट कर देता है। ठीक है, जब इनकी इनहिबिशन हो जाती है हाइड्रोक्विनोन फॉर्म नहीं बनेगी, हाइड्रोक्विनोन फॉर्म नहीं बनेगी, प्रोएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 जो है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होंगे, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन नहीं बनेगा और ब्लड क्लॉट नहीं होगा जिसकी वजह से एंटी कोगुलेशन हो जाएगी। ये सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वारफरीन का है, वो विटामिन के साइकिल से आप इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। विटामिन के जो वारफरीन है या डाइक्यूमरॉल है वो बेसिकली इपॉक्साइडेज और रिडक्टेज इन दो एंजाइम्स को ब्लॉक करता है। मैंने पहले भी एंजाइम्स के लेक्चर में आपको बताया था कि एंजाइम इजी टारगेट होते हैं। सारी जो हम मेडिसिन यूज करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम वो एंजाइम्स को ही टारगेट कर रहे होती हैं किसी भी प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए या डीएक्टिवेट करने के लिए। तो वारफरीन बेसिकली किसी हद तक इपॉक्साइडेज और बहुत हद तक रिडक्टेज को जो है वो ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि वारफरीन अगर ज़्यादा ले ले पेशेंट तो उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, तो उस केस में इसका एंटीडोट, वारफरीन का एंटीडोट विटामिन के ही है। विटामिन के इंजेक्शन लगा देते हैं। तो विटामिन के की ओवरडोज देने का क्या फ़ायदा होता है इस केस में
जबकि उसका पैथवे ही ब्लॉक हुआ है, विटामिन के वहां जाके एक्ट ही नहीं करना। तो यहाँ ये जो सेकंड पैथवे है, ये जो सेकंड एंजाइम है, जब आप इसको ओवरडोज में देना शुरू कर देते हैं वारफरीन के एंटीडोट के तौर के ऊपर, कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ना हो जाए और स्पेशली ब्रेन में ब्लीड ना हो जाए किसी किस्म का, तो हम जब ओवरडोज देते हैं विटामिन के की, तो वो इस पैथवे के ज़रिए ये साइकिल कंप्लीट करना शुरू कर देता है। ये पैथवे यहाँ तो ब्लॉक रहता है ड्यू टू वार्फरिन, जब तक वार्फरिन ब्लड में रहती है 48 आवर्स तक रहेगा उसका रोल। तो मीनवाइल जो आप विटामिन के की ओवरडोज दे रहे हैं, विटामिन के का इंजेक्शन लगा रहे हैं उन पेशेंट में जो वार्फरिन लेने की वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा डोज ले ली है गलती से, एक टैबलेट की जगह 2 टैबलेट्स ले ली हैं, तो उनमें विटामिन के की ओवरडोज दी जाती है एज ए एंटीडोट ऑफ द वार्फरिन, जो कि इस पैथवे के जरिए ये सारा साइकिल कंप्लीट करती है। वारफरीन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है डिफरेंट डिजीजेज में, स्पेशली कार्डियोलॉजी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरीवॉन के नाम से भी आती है, वारफरीन के नाम से भी आती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, कॉग्निटिव कंजेस्टिव हार्ट डिजीजेज है, थ्रोम्बोएम्बोलिटिक फिनोमिना है, सर्जरी में डीप वेन के पेशेंट्स आ जाते हैं, आर्टीरियल फिब्रिलेशन है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, या फिर जो सिंथेटिक आप सर्जरीज करते हैं इसमें, कार्डिक सर्जरीज जिसमें वैल्वुलर सर्जरीज होती हैं, उनमें भी लाइफ लॉन्ग वारफरीन लेते रहते हैं। तो गलती से कुछ लोग जो इनके इसके लिए महीने में एक दफ़ा फिर इसका टेस्ट भी कराना होता है, जिसको INR कहते हैं। एट टाइम्स गलती से जो है पेशेंट जो है मोस्टली बुजुर्ग होते हैं, वो एक आध टैबलेट ज़्यादा ले लेते हैं, तो उस केस में हम विटामिन के का एज ए एंटीडोट भी देते हैं। तो वारफरीन कहाँ एक्ट करती है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये भी आपने देख लिया। लास्ट टाइम जो विटामिन का क्वेश्चन था वो क्लिनिकल ओरिएंटेड था, इस वजह से वारफरीन के रोल को भी आपने देख लेना है। यहाँ चलते चलते एक और भी चीज़ बता देता हूँ, इसमें आप एक निमोनिक याद रखें, वेप्ट, VEPT, वारफरीन एक्सट्रिंसिक पैथवे और PT टेस्ट करवाएंगे या INR टेस्ट कराएंगे जिन पेशेंट में वारफरीन चल रही होगी, और वो किसको ब्लॉक करेगी, एक्सट्रिंसिक पैथवे को, क्योंकि 2, 7, 9, 10 ये एक्सट्रिंसिक पैथवे के क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। वारफरीन जो विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर्स में नहीं होती बेटा। इन रीसेंट स्टडीज जो है इसका बहुत ज़्यादा इमर्जिंग एक इफेक्ट आ रहा है कैल्शियम बाइंडिंग के साथ भी। बॉडी में और भी कुछ प्रोटीन्स हैं जिनमें MGP डोमेन होता है और वो प्रोएक्टिव होती हैं, और विटामिन के और स्पेशली विटामिन K2 देने से वो एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है या हार्मोन कह लें आप कि ऑस्टियोकैल्सिन है। विटामिन K2 जो है इसको एक्टिवेट कर देता है, ऑस्टियोकैल्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ऑस्टियोकैल्सिन क्या है, ये हमने विटामिन डी के में भी रोल में डिस्कस किया था। ऑस्टियोकैल्सिन वो हार्मोन है, या इसको बोन गैमा कार्बोक्सीग्लूटामिक एसिड कंटेनिंग प्रोटीन, BGLAP भी कहते हैं, द नॉन कोलेजनस प्रोटीन हार्मोन फाउंड इन द बोन एंड डेंटिन। बेसिकली कैल्शियम जो ब्लड में आप ज़्यादा ले रहे हैं या विटामिन डी की वजह से जो बोन से रिलीज हो रहा है, उसको वापस बोन में भेजने में, डिपॉजिट करने में, मिनरलाइजेशन करने में, दांतों में मिनरलाइजेशन ऑफ द कैल्शियम करने में ऑस्टियोकैल्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऑस्टियोकैल्सिन आजकल जो है, या K2 जो है वो ऑस्टियोकैल्सिन को एक्टिवेट करेगी, इसलिए K2 को जो कमर्शियली इस तरीके से आजकल प्रमोट किया जा रहा है कि विटामिन डी के साथ साथ और कैल्शियम प्रिपरेशंस के साथ साथ आप विटामिन K2 भी लें। ये देखिए एक ऑस्टियोजेम है, कोई मेडिसिन है, उसमें उन्होंने इसी तरीके से इसको प्रमोट कर रहे हैं कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द कैल्शियम थेरेपी इज इट रीचेस द मोस्ट वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड लीस्ट, या इट इज रिक्वायर्ड लीस्ट। ये सबसे ज़्यादा जब भी आप कैल्शियम प्रिपरेशन ले रहे होते हैं, CAC+ ले हैं या कुछ और कैल्शियम की प्रिपरेशन ले रहे हैं, बड़े बूढ़ों में स्पेशली सबसे बड़ा इशू इनका ये होता है कि ये वहाँ जाके कैल्सीफाई होना शुरू हो जाती हैं जहाँ हमें इनको भेजना मकसूद नहीं होता। हमें भेजना मकसूद होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में या फिर बोन्स में, तो जबकि ये आर्टरीज में जो जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, जो कैल्शियम आप ले रहे हैं CAC, या पथरियाँ बनाना शुरू कर देती है गुर्दों में। तो हम तो भेज रहे हैं इनको ऑस्टियोप्रोसिस को रोकने के लिए,
कैल्शियम बड़े बूढ़ों को दे रहे हैं कि जाके उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करें, जबकि ये जाके CAC जब लेते हैं तो वो जाके ज़्यादा आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन करती है, आर्टरीज को जो है वो हार्ड करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर के इश्यूज आ जाते हैं। तो अगर आप K2 साथ देते हैं, विटामिन K2 दैट इज परफेक्ट फिट फॉर द कंप्लीट बोन मिनरलाइजेशन, कैल्शियम प्रिपरेशन के साथ, ये विटामिन डी की प्रिपरेशन के साथ K2 भी साथ साथ थोड़ी सी अमाउंट में देंगे, तो ये क्या करेगा, ऑस्टियोकैल्सिन को एक्टिवेट करेगा। ऑस्टियोकैल्सिन जो है, जो कैल्शियम आप बॉडी में भेज रहे हैं, वो उसको बोन में और डेंटिन में मिनरलाइजेशन करेगी। नेफ्रोकैल्सिन है, ये जस्ट लाइक ऑस्टियोकैल्सिन जो है, ये भी एक प्रोटीन है। इसका रोल है इनिबिशन ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टलाइजेशन एंड नेफ्रोलिथियसिस जो है, ये किडनी में नेफ्रोलिथियसिस वगैरह को यानी कि लिथियसिस जहां भी आ जाए, कोलियलिथियसिस आ जाए, लिथियसिस कहते हैं स्टोन्स फॉर्मेशन को, ठीक है। गुर्दों में जो है कैल्शियम की डेपोजिशन और क्रिस्टलाइजेशन से रोकेगी। इसका जो है नर्वस सिस्टम में भी रोल नोट हो रहा है। वो किस तरीके से है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ रेस्ट स्पेसिफिक जीन GAS6 जो है इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट इन द नर्वस सिस्टम। कंट्रोल ऑफ एपोटोसिस में इसका रोल है। विटामिन के की डेफिशिएंसी किस किस तरीके से हो सकती है, स्फीयर माल एब्जॉर्प्शन हो, फैट मेल एब्जॉर्प्शन है कि फैट डिपॉजिट ही नहीं हो रहा। आपको पता है कि विटामिन के जो है वो लिपिड सॉल्युबल विटामिन है, अगर फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो विटामिन के भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस अगेन इज अ कॉज ऑफ फैट मेल एब्जॉर्प्शन, स्टीटोरिया वगैरह। सम फॉर्म ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज सफर स्फीयर डेफिशिएंसी। न्यूनेट्स में जो है किसी ज़माने में प्रोफाइलेक्टिकली विटामिन के जो है कि इंजेक्शन लाजमी जैसे ही बच्चा डिलीवर होता था लगा देते थे, लेकिन आजकल ये प्रैक्टिस नहीं है। तो लगाने की क्या वजह थी और ना लगाने की क्या वजह है, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि विटामिन के की डेफिशिएंसी न्यूबॉर्न में बड़ी एविडेंट थी, बड़ी कॉमन थी और अभी भी होती है, लेकिन अभी हम टाइम टेकिंग प्रोसेस से उसको मैनेज करते हैं। काजेज क्या क्या थी कि पुअर ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसपोर्ट होती है, मदर टू न्यूबॉर्न जो है वो जब उसकी विटामिन के की इतनी अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं है। प्री मेच्योर न्यूबॉर्न्स में या सी सेक्शन में जो है गट फ्लोरा बहुत पुअर होता है, अंडर डेवलप्ड गट फ्लोरा होता है, इतनी जल्दी गट फ्लोरा एक्टिवेट नहीं होता, पुअर हेपेटिक फंक्शंस होते हैं। इसको ट्रीट किया जाता है थ्रू फार्मूला मिल्क या 1 से 2 हफ्ते का टाइम लिया जाता है जिसमें ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। फॉर द सेम रीज़न जो फॉर द सेम रीज़न सर्कमसिजन जो है वो मेल बेबीज़ में पहले हफ्ते में इतना अच्छा रिकमेंड नहीं किया जाता कि ये सब चीज़ें, और प्री मेच्योर बेबीज़ में तो स्पेशली इतना रिकमेंड नहीं किया जाता कि 1 से 2 हफ्ते बाद कराना चाहिए ताकि ये चीज़ें डेवलप हो जाए। विटामिन के की टॉक्सिसिटी क्या होती है, हमने पहले देखा कि विटामिन के 3 विटामिन्स हैं, K1 K2। जो K1 K2 है यानी कि जो नेचुरल सोर्सेज से आ रहे हैं, इधर प्लांट सोर्सेज या फिर आपकी गट में जो ट्रांसफर हो रहे हैं, उसकी टॉक्सिसिटी जो है बहुत कम है, अनटिल अनलेस कोई जो है कोई फर्दर कोई और इशू हो, तो जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो कि ये एक्सक्रीट ना हो रहा हो या बहुत ज़्यादा हो जाए। अदरवाइज डाइटरी सोर्सेज से विटामिन के की जो नेचुरल डाइटरी सोर्सेज हैं उसमें विटामिन के की टॉक्सिसिटी बहुत रेयर है। विटामिन के की टॉक्सिसिटी ज़रूर होती है, किस विटामिन के की होती है, K3 जो मीनाडायोन है, जो सिंथेटिक फॉर्म है। इसकी टॉक्सिसिटी क्यों होती है, एक तो इसकी वाटर सॉल्युबल कैपेसिटी की वजह से, दूसरा ग्लूटाथायोन जो है जब ओवर आप ले लेते हैं तो ग्लूटाथायोन का मैकेनिज्म भी डिस्टर्ब होता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जॉन्डस है, हाइपर बिलिरोबिनीमिया है, हिमोलिटिक एनीमिया है, कर्नेक्चुरस है। ये सब चीज़ें, कर्नेक्चुरस कहते हैं कि जॉन्डस का बिलिरोबिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जो है ये ब्रेन की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से जो है फिट्स वगैरह छोटे बच्चों में आना शुरू हो जाते हैं। ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं सेल मेम्ब्रेन की लाइसिस को। सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है, सिंपली आप याद रखें, ये आपकी बुक में नहीं है, अगर कुछ ज़्यादा पूछ ले तो लिपिड पर ऑक्सीडेशन करेगा। विटामिन के जो है मीनाडायोन
जो है उसकी एक टेंडेंसी है लिपिड पर ऑक्सीडेशन करने की। लिपिड पर ऑक्सीडेशन से सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी, जिसकी वजह से ये सारे प्रोसेस हो सकते हैं।